हाँ जी, गुड इवनिंग। तो मैं आपको एक चीज़ ये कह रहा था, जैसे हम आज फाइनली एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज़ कर रहे हैं। बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के, कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, भेज रहे हैं कि सर ये बता दीजिए, ये असाइनमेंट में था नहीं क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस तरह के बहुत सारी क्वेरीज हैं बच्चों की। तो मेरा एक सजेशन है, पर्सनल सजेशन है सबको, कि अब हम जो है बिल्कुल एग्ज़ाम से एक रात पहले इसको फाइनल रिवीजन दे दें। तो फाइनल रिवीजन देने के लिए हम एक तरीका अपनाएं जो मैं भी हर साल आपको सजेस्ट करता हूँ, और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी इस चीज़ को देखा है कि ये ज़्यादा अच्छा रहता है। कि आप, हमारा कल पेपर होने जा रहा है, अब जितना हमने पढ़ लिया उतने को हम थोड़ा सा अच्छा कर लें। मतलब हम सारा पढ़ने के चक्कर से अच्छा है कि हम लिमिटेड पढ़ें लेकिन अच्छा करके जाएं। ताकि फॉर एग्जांपल एक तरीका होता है जो मैं हर बार एग्ज़ाम से पहले हर स्टूडेंट्स को कहता हूँ हर सेमेस्टर में, कि आप जो है अपने 6 से 8 क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन बना लें। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिए, कम से कम 20 क्वेश्चन दिए होंगे आपको। तो उस 20 के 20 क्वेश्चन को परफेक्टली तैयार करना, जैसे परफेक्ट तैयार करना और तैयार करना दोनों में फ़र्क होता है। तो तैयार तो आपने सारे कर ही लिए, 20 के 20 क्वेश्चन तैयार कर लेकिन परफेक्ट कितने तैयार करें। तो परफेक्ट 8 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट कर लो जो आपको परफेक्ट तैयार करना है। हर स्टूडेंट अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो उसको ईजी लग रहा है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए उसमें से जो भी उसको अच्छा है, पढ़ने में समझ में आ रहा है, याद करने में ईजी आ रहा है, एज ईजी लग रहा है, ऐसे 8 क्वेश्चन पे सिलेक्ट कर ले। 8 नहीं कर सकते तो 6 क्वेश्चन सिलेक्ट कर ले। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम ये 6 या 8 ही क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं एक रात पहले, सबके साथ खिचड़ी नहीं पका रहे हैं, तो हमारा दिमाग में ना कहीं खिचड़ी बनने से बच जाता है। मतलब हमारे दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 के 6 क्वेश्चन को इस तरह से रट के जाएंगे कि अगर 6 में से हमारे 3 क्वेश्चन भी अटकते हैं तो हम कम से कम उनको क्लियरली आंसर छाप दें। छापने का मतलब ये होता है कि जैसा असाइनमेंट में से हम याद करके जा रहे हैं एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड सेम आंसर लिख दें। सारी की सारी हेडिंग हमें याद होंगी, अच्छी तरह हमें आंसर आता होगा, तो हम उसको पूरा पूरा वहाँ पे छाप देंगे आंसर को। जैसे प्रिंट करते हैं, फोटो कॉपी करते हैं तो एज इट इज़ आंसर आता है। तो उसी तरीके से आप इसको करें। उससे बेनिफिट ये हुआ, मान लो कि जो सेक्शन सी है उसमें 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने और सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन, टोटल 80 मार्क्स का पेपर तो यही है। इसमें से अगर एक क्वेश्चन भी सेक्शन बी में फंस गया और 2 क्वेश्चन वहाँ फंस जाते हैं तो आपके पास होने का जो टारगेट है वो तो पूरा हो गया। यानी कि 20 और 20 40 और 10 50, यानी कि आपका टारगेट तो पूरा हो गया पास होने का। यानी कि आप पास हो गए। उसके बाद जो है, 1 मिनट होल्ड के, डबल डबल आवाज है। पास होने का आपका टारगेट पूरा हो गया कि आप पास होने लायक, आपके मार्क्स पूरे हो गए। उसके बाद आपको बेनिफिट ये है कि जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है यानी कि याद किया हुआ है, उसमें से अगर 2 क्वेश्चन और आप अटेम्प्ट करेंगे तो 80 मार्क्स का आपका पूरा हो जाएगा। फिर बचता है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए का तो हर बारी मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपने ये पूरा इस तरह से कर रखा है तो 5 में से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं जो हमारे याद किए हुए क्वेश्चन में से आ जाता है। कुछ क्वेश्चन आज हम क्या करेंगे कि आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको बाद में लेंगे। पहले हम एक दो जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमसे क्या क्या पूछ रहा है एग्जाम में, उसमें से हमें कितना परसेंट पेपर आता है। और उसी के बेस पर फिर हम वो 6-8 क्वेश्चन भी डिसाइड कर लेंगे जो हमें कल के पेपर के लिए पढ़ने चाहिए, या हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अकॉर्डिंग। अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, डिस्टिंग्विश बिटवीन द शेयर एंड द डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर के बीच में डिफरेंशिएशन लिखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सेक्शन ए का हमें आंसर लिखना होता है ना, वो हम कोशिश ये करें, एक तो सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे सेक्शन ए। पहले हम सेक्शन ए अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे, पहले हम सेक्शन सी अटैम्प्ट करेंगे, फिर सेक्शन बी अटैम्प्ट करेंगे, फिर सेक्शन ए अटैम्प्ट करेंगे। जब हम सेक्शन ए का ये आंसर अटैम्प्ट करेंगे तो इसका आंसर ना हम पैराग्राफ वाइज नहीं लिखेंगे। अब ये तो वैसे अच्छा क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश है यानी कि डिफरेंस बिटवीन है, तो हम सेंटर लाइन लगा के इधर शेयर लिखेंगे इधर डिवेंचर लिखेंगे। फिर एक कॉलम और बनाएंगे जिसमें बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन लिख देंगे। जैसे पहला हुआ डेफिनेशन, तो दोनों की डेफिनेशन लिख दी। फिर हमने दूसरा पॉइंट ये लिख दिया कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं यानी कि उनको डिविडेंड मिलता है, और जो डिवेंचर्स होते हैं उनको परसेंटेज रिटर्न का कमिटमेंट होता है, जितना परसेंट डिवेंचर पर रिटर्न होता है। जैसे 2% डिवेंचर अकाउंट तो 2% रिटर्न मिलेगा। इसके बाद अगला लिख दिया कंपनी के अंदर लॉसेज होते हैं तो शेयर होल्डर लॉसेज को बेयर करते हैं।
लेकिन डिबेंचर होल्डर बेयर नहीं करते। ऐसे हम 4 डिफरेंस लिख देंगे, बस बहुत है इसके लिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 डिफरेंस बहुत होते हैं। और आपको ज़्यादा आता है तो 6 लिख दें, 7 लिख दें, बहुत बड़ा आंसर लिखने के चक्कर में ना पड़े। और पॉइंट वाइज लिखें, सेक्शन लिखो तो हमेशा ही पॉइंट में आंसर लिखें। 4 पॉइंट बना लें, बस 5 पॉइंट बना लें, 6 पॉइंट बना लें, कोशिश करें 4 ही पॉइंट अच्छे से 4 पॉइंट लिख लें बढ़िया तरीके से, जिसमें ना कोई हेडिंग ना कुछ, एक लाइन का हो, पढ़ते ही समझ में आ जाए एग्जामिनर के आप क्या कहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डिस्टिंग्विश करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है, मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये भी आपको दोनों ही पता है क्या है, जैसे मैंने आपको बताया रिवीजन में कि जो मेमोरेंडम एसोसिएशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो रूल बुक है जिससे कंपनी चलती है, जो उसकी डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को मैनेज करना होता है, ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है, डायरेक्टर की ड्यूटीज एंड पावर, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का हिस्सा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो फादर रूल्स बनाते हैं फैमिली के लिए वो मेमोरेंडम है, और जो मदर डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है, रूल्स बनाती है, कितने बजे खाना मिलेगा, इतने बजे स्कूल के लिए आपको उठ के तैयार होना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज से आके, ये सब जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। मदर्स रूल्स जो हो गए वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गए, और फादर्स रूल्स जो हो गए वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यानी कि मेमोरेंडम एसोसिएशन। और मेमोरेंडम एसोसिएशन को ज़्यादा समझना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरह समझ लो इसको। इसके अंदर अमेंडमेंट का भी सेम प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का, स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3। अगला है तीसरा क्वेश्चन, ब्रीफली कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। तो कंपनी 3 तरह की डिफाइन की हुई है हमारे कंपनी लॉ के अंदर, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो 1 पर्सन में एक व्यक्ति होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन हो सकते हैं, और जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर मिनिमम 7 लोगों की जरूरत होती है कंपनी शुरू करने के लिए। उसके बाद अगला है हमारा, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। तो सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, यानी कि वो पार्टनर क्या हो गया, सॉल्वेंसी किसे कहते हैं बताइए, किसी को पता है तो। सर दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया। नहीं नहीं, वो नहीं तो सर, दिवालिया इंसॉल्वेंट। होने से पहले हम खुद ही बंद कर रहे हैं कंपनी हाँ के वो मेंबर तो के मीटिंग भी। दिवालिया होना तो इंसॉल्वेंसी हो गई। यस सर। ये सॉल्वेंसी है, सर मतलब उसको पार्टनर ये, पार्टनर को निकाल देना। नहीं नहीं, पार्टनर ये कहते हैं कि भाई हम डिसीजन लेके कंपनी बंद कर रहे हैं और सारे क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, जितना पैसा जिसका बाकी है सबको दे रहे हैं, किसी का कोई पैसा रोक नहीं रहे, और हम सारी एसेट लाइबिलिटी को क्लियर करके कंपनी को बंद करने जा रहे हैं, वो है सोल्वेंसी की डिक्लेरेशन। मतलब हम सॉल्वेंट हैं, हम इंसॉल्वेंट नहीं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हम कंपनी को और आगे रन नहीं करना चाहते, कंपनी बंद करनी है, अपनी सारी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर देती है, सारी एसेट्स को डिस्पोज कर देती है, उसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। सर क्या हम इसको वॉलेंटरी वाइंडिंग अप से रिलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो आप, क्योंकि आपको अगर पता हो तो 2013 में जो कंपनी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर वॉलेंटरी वाइंड अप को हटा दिया गया और उसको डाल दिया उसमें बैंक और कौन सा एक्ट के अंदर डाल दिए, उसको किसी और एक्ट में डाल दिए, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बैंक एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसमें प्रोविजंस एंड एक्सपेंसेस से कुछ एक्ट में डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि वॉलेंटरी वाइंड अप भी है लेकिन डायरेक्टली कंपनी लॉ से नहीं जुड़ा हुआ, कंपनी लॉ से उसको हटा दिया। क्योंकि इसलिए हटा दिया है क्योंकि कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कंपनी कभी मरेगी नहीं, कंपनी कभी मरती नहीं, अगर वो मरती नहीं है तो वॉलेंटरी वाइंड अप तो होगा ही नहीं, इच्छा मृत्यु में नहीं हो सकती ना उसकी, इसलिए एक्ट हटा के उसमें डालती है। जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो वो कंपनी की मीटिंग में से प्रपोजल पास कर देते हैं। चलिए 4th हो गया। अब अगला 5th क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों कंसिडर किया जाता है कि इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट है इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है तो उस तरह से कंपनी का भी तो बर्थ हो रहा है, कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी तैयार हो रही है। मतलब एक बात ध्यान रखना कि सेक्शन 1 के 4 ही पॉइंट लिखना, बहुत समय खराब मत करना। एक चीज़ और जो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि हर नया आंसर नए पेज से शुरू करना है, क्योंकि आपके पास इंस्ट्रक्शन भी होती है पेपर में लिखी होती है कि न्यू आंसर स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेश पेज, तो फ्रेश पेज से आपको नया आंसर स्टार्ट करना है। ये नहीं होता कि इस पेज में अगर स्पेस बच गया है, मान लो कि लिखते लिखते 2 लाइनें अगले पेज में चली गई, आपको लगता है पूरा पेज को खराब करे, हमारी तो एग्जामिनर की नज़र में वो खराब हो जाएगी इमेज, वो सोचेगा कि पेपर शीट भरने के लिए ऐसा काम किया है। लेकिन अगर 2 लाइन भी नेक्स्ट पेज में चली जाती है तो भी आपको फ्रेश पेज से ही नया आंसर शुरू करना है, क्योंकि वहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, एग्जाम में लिखी हुई है आंसर बुकलेट में। अब की बार जल्दी जाओगे तो पीछे होती है
जिसमें OMR शीट के पीछे की तरफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, कोई 10-12 इंस्ट्रक्शन है, उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें एक इंस्ट्रक्शन ये भी है। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर बी आ गया। तो बी सेक्शन में क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या होता है? व्हेन कैन अ कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब है कंपलसरी वाइंड अप। कंपलसरी वाइंड अप कब होती है? जब देखो, ट्रिब्यूनल वाइंड अप कब कर सकती है? 2 तरीके से कर सकती है, आउटसाइडर की रिक्वेस्ट, क्रेडिटर की, या फिर कंपनी के जो मिस ऑपरेशन, या फिर वो कहते हैं ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट हो रहा हो, या कंपनी जो है इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, कोई फ्रॉड प्रैक्टिस हो रही हो, या फिर जो गवर्नमेंट है वो रिक्वेस्ट डाले कोर्ट में जाके, मतलब गवर्नमेंट भी कई बार रिक्वेस्ट कर कर ट्रिब्यूनल के थ्रू बंद करवा देती है कंपनी को। अब मैंने असाइनमेंट में इसका बहुत लंबा चौड़ा सा आंसर दे रखा है, उतना बड़ा आंसर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप कोई 10 पॉइंट उसके याद कर लो कब कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकती है वाइंडिंग अप का, और वही लिख देना। बस पहले वाइंडिंग अप की डेफिनेशन लिखना, 10 पॉइंट वो लिख देना, और हर पॉइंट को 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन कर देना। अगला क्वेश्चन है 7th, डिफाइन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को डिफाइन कीजिए। व्हाट आर द रेमेडीज फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में अगर कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया तो उसके लिए रेमेडीज क्या क्या है। अब यहाँ पे हमें 3 चीजें लिखनी होगी इस क्वेश्चन के अंदर। पहला, प्रोस्पेक्टस बताना होगा क्या होता है। दूसरा, हमें मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करना होगा, 2-4 टाइप के मिस रिप्रेजेंटेशन बताने होंगे, फिर उनके रेमेडीज बताने होंगे। तो वैसे रेमेडीज क्या होती है अगर आपको याद हो तो? सर आर्टिकल्स में और मेमोरेंडम में कुछ अमेंडमेंट कर दिए जाते हैं ताकि वो जो प्रोस्पेक्टस में बातें लिखी गई हैं उस डॉक्यूमेंट में वो बातें सच प्रूव हो सके। ताकि हम उन बातों को करेक्ट प्रूव कर सकें, इसलिए हम अपने MOA में और AOA में चेंज ले आते हैं, जिसमें के भी रिलेटेड होती हैं वो उससे रिलेटेड ले आते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा प्रपोजल हम अपने AGM में पास कर लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, तो इसको कितने पेज में आंसर लिखना है, मतलब 3 शीट में आंसर लिखना है इसका। बस आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा 4 शीट कर लेना, से ज़्यादा मत करना। उससे ज़्यादा करने से फिर क्या होगा कि आपका स्पेस कम हो जाएगा बाकी क्वेश्चंस के लिए। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो शेयरों को ट्रांसफर करने का क्या प्रोविजन है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने आपको असाइनमेंट में तो लाया नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको कवर नहीं किया, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना। वैसे अगर आपको करना हो तो मेरे जो फुल वाले असाइनमेंट है उसके अंदर है ट्रांसफर ऑफ शेयर कैसे हो सकता है। तो किसी भी शेयर को ट्रांसफर करने के कई तरीके हैं। जैसे अगर हम नई कैपिटल कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है मार्केट के अंदर, तो उसका पूरा वही है प्रोसीजर, जैसे प्रोस्पेक्टस निकालेंगे, फिर शेयरों की एप्लीकेशन होगी, अलॉटमेंट होगी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो भी कई बार अपने शेयरों को ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए 2 तरह के शेयर होल्डर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर, जिनको किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो अपने शेयर ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं, और जिसको भी वो शेयर ट्रांसफर होकर जाएंगे वो फिर कंपनी में एप्लीकेशन देकर उसका नाम चेंज करा लेता है, मतलब अपने नाम पे उन शेयरों को करा देता है, और जितने % जिसके पास शेयर होते हैं उतना % वो कंपनी का ऑनर कहलाता है। तो ये ट्रांसफर ऑफ शेयर है, जिसमें न्यू शेयर कैपिटल और एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल दोनों के लिए प्रोविजन है। इसके अलावा शेयरों में प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कभी ट्रांसफर नहीं होते, वो ओरिजिनल शेयर होल्डर के नाम ही रहते हैं। सिर्फ इक्विटी शेयर ही ट्रांसफर होने का प्रोविजन है। वैसे इसको मत करना, मेरे हिसाब से तो मत करना, कंफ्यूज होने से कोई फायदा नहीं। लिमिटेड करो और अच्छा कर लो। गेम मतलब एक तरह से आपका ये जुआ हो गया ना, बैट हो गई, लगा तो सिक्सर, नहीं लगा तो आउट, लेकिन लगेगा ही लगेगा, ऐसी बात नहीं कि ना लगे। तो 6 क्वेश्चन कर लो, बहुत अच्छे तैयार करके चले जाओ, 6 क्वेश्चन। अब है अगला क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एट द लेंथ। तो ये अल्ट्रा वायर्स किसे कहते हैं? बियॉन्ड द पावर। कंपनी अपनी पावर से बियॉन्ड जाकर कोई काम परफॉर्म कर देती है। अब ये पावर कौन डिसाइड करता है कंपनी की? मेमोरेंडम ऑफ शेयर। हमें जो अपने मेमोरेंडम में लिख दिया हम वही काम, केवल वही एक्टिविटी कर सकते हैं। उससे एक्स्ट्रा अगर हम थोड़ा भी करने की कोशिश करते हैं तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाता है। अल्ट्रा वायर्स को कौन अपोज कर सकता है? अल्ट्रा वायर्स के इशू को कौन अपोज, मतलब कौन रेज करेगा इसको? डायरेक्टर तो अल्ट्रा वायर्स कर रहे हैं, देखो डायरेक्टर तो कर ही रहे हैं, वो तो करेंगे नहीं। गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, और जो इसके शेयर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स, थर्ड पार्टी।
हमेशा कंपनी की अच्छी चीज को और बुरी चीज को कौन टारगेट करेगा? जो उसके स्टेक होल्डर होंगे, जिनका बेनिफिट होगा उसके अंदर। तो हमेशा ये याद रखना, कोई भी अगर कंप्लेंट करनी, कोई शिकायत करनी, कौन करेगा कंप्लेंट शिकायत? अब मान लो कि आपके कॉलेज के अंदर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो शिकायत कॉलेज के स्टूडेंट करेंगे या बाहर से चलता हुआ व्यक्ति तो करेगा ही नहीं। उसको क्या मतलब है, कॉलेज में कुछ भी होता रहे, वो तो बाहर से पास होके जा रहा है सिर्फ, तो पासर्स का भी नहीं करते हैं। शिकायत वही लोग करते हैं जिनका इंटरेस्ट जुड़ा होता है। तो उसी तरह से कंपनी की कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी बेनिफिट होगा, उसका फायदा किनको मिलेगा? कंपनी के स्टेक होल्डर को मिलेगा, जिनका इंटरेस्ट कंपनी से। उस तरह से शिकायत कौन करेगा? कंपनी के स्टेक होल्डर करेंगे। तो कभी भी आंसर ध्यान ना आ रहा हो तो इसी चीज से रिलेट करके आप आंसर लिख देना, ठीक है? तो ये हो गया। सर, अगला क्वेश्चन है। इसमें हाँ जी। एशबरी वाला केस लॉ लिख सकते हैं हम, एशबरी हाँ वाला लिख सकते, हाँ वर्सेस रिची। लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हु आर प्रमोटर्स? प्रमोटर्स कौन है? एक्सप्लेन देयर पोजीशन वाइज द कंपनी में क्या क्या अलग पोजीशन है प्रमोटर्स की? तो प्रमोटर के ऊपर तो मैंने पूरा आपको बताया है कि कंपनी जब सोचता है, मतलब कोई व्यक्ति अगर आपके मन में आइडिया आता है कंपनी को चालू करने का, तो सबसे पहला काम प्रमोटर का ही होता है। प्रमोटर सारा प्रोसेस हैंडल करता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेके कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने का, ठीक है? कंपनी के जन्म होने तक सारा काम प्रमोटर का है, उसके बाद भी कंपनी के स्टेबल होने तक प्रमोटर का ही काम है। जैसे कम मदर होती है, बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसके बाद बर्थ देने में तकलीफ भी माँ को ही होती है। उस तकलीफ को सहने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी भी माँ को होती है। उसके बाद जब तक बच्चा चलना नहीं सीख लेता या अपना दौड़ना भागना, जब तक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। तो उसी तरह से प्रमोटर जो है वो कंपनी की मदर है, जो कंपनी को पैदा भी कर रहे हैं, उसको नाम भी दे रहे हैं। देखो मदर ही के सब चीज़ होती है, बोलना भी सिखाती है मदर, खाना भी सिखाती है मदर। तो मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे मान लेना। तो इससे आपको एकदम से क्लिक होगा दिमाग में कि प्रमोटर का क्या क्या रोल है। तो इसको रिलेट कर लोगे तो फटाफट आंसर लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन क्या होता है बताइए? ये तो बता ही सकते हो, मिसमैनेजमेंट ऑपरेशन। सर आई थिंक जो शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जिनके मतलब पास कंपेरेटिवली कम शेयर्स होते हैं, उनके ऊपर जिनके पास ज्यादा शेयर है, ज्यादा पावर है, वो लोग डोमिनेट करते हैं, ऑपरेस करते हैं। बिल्कुल। देखो अब इसको अभी कभी इंग्लिश में समझ में ना आए तो कुछ चीजें हिंदी पढ़ने से भी समझ में आ जाती है। जैसे कुप्रबंधन, ठीक है, अन्यायपूर्ण आचरण। तो ये से कहते हैं, हम क्या कह रहे हैं इसको? हम कह रहे हैं यहाँ पे कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है, देखो मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो होते हैं ना, उनके पास तो सारे राइट होते हैं कंपनी के, क्योंकि हर डिसीजन में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, वही वोट दे के डिसीजन को पास करते हैं, उन्हीं को सबसे पहले डिविडेंड मिलता है, सब कुछ उन्हीं को मिलता है जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर की, तो उनके साथ काफ़ी चीज़ें जो है गलत होती हैं। माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ क्या क्या गलत होता है? जैसे अधिकतर उनको डिविडेंड में हिस्सा नहीं दिया जाता है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर कुछ इस तरह की पॉलिसीज बना देते हैं कि सारा प्रॉफिट उन्हीं चला जाता है, या फिर उनको एजीएम का नोटिस नहीं मिलता, या उनको कंपनी के किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, या कंपनी का भी कोई ऐसा प्रोसेस करती है जिससे उसका अपने बिजनेस को चेंज करने की कोशिश या मेमोरेंडम में चेंज करने की कोशिश करती है, उनको इन्वॉल्व ना किया जाए, तो वो इस चीज़ की शिकायत लेके कहाँ जाएंगे वो लोग? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मतलब कभी कोई शिकायत होती है हमें, तो हम अपने क्लास टीचर को पकड़ते हैं या फिर अपने हेड मास्टर्स को कंप्लेंट करते हैं, प्रिंसिपल को कंप्लेंट करते हैं। तो उस तरह से कंपनी के अंदर कोई शिकायत होगी तो सबसे पहले कंपनी के डायरेक्टर्स को बोला जा सकता है, फिर डायरेक्टर सुनवाई नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल हमारा लास्ट है अप्रोच, जहाँ हम लास्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आता है, इसको बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि मिस कर लो इसको। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। अभी हम 3-4 पेपर एनालाइज कर ले तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस बार कौन सा क्वेश्चन है जो ज़्यादा आने की उम्मीद भी हो सकती है। ठीक है, अगला है लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी। कंपनी के अंदर डायरेक्टर की लीगल पोजीशन क्या है, डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या है? देखो डायरेक्टर के राइट्स और ड्यूटीज दोनों कर लेना। तो बताइए डायरेक्टर कौन होते हैं पहले तो?
सर डायरेक्टर्स को एजेंट ऑफ द कंपनी माना गया है और एजेंट के साथ साथ ट्रस्टी भी माना गया है और कुछ केसेस में बेनिफिशियरी भी माना गया है। और डायरेक्टर मतलब कंपनी अपने आप में है तो एक लीगल बॉडी, लेकिन ये एक तरीके का नेचुरल पर्सन नहीं है, तो एक तरीके का कंपनी का जो ब्रेन है वो डायरेक्टर है। कंपनी का जो ब्रेन है, डायरेक्टर जो है कंपनी का ब्रेन। अगर कंपनी एक बॉडी है, जैसे कॉर्पोरेट बॉडी कहते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल ब्रेन का है, सारे डिसीजन ब्रेन लेता है, ठीक है, सब कुछ ब्रेन करता है। तो डायरेक्टर के डेफिनेशन में तो ऐसे डिफाइन कर देना डायरेक्टर को कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, सारे प्लानिंग करना, ठीक है, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन करना, कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सब ड्यूटीज जो है डायरेक्टर की हैं। फिर लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर की लीगल पोजीशन 3 बताई हुई है यहाँ पे, एज ए ट्रस्टी, और कौन सा था, एज ए एजेंट, और एज ए ऑर्गेन ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं, यानी कि ब्रेन है उसका। तो ये तीनों जो है पोजीशन हो गई डायरेक्टर की। और कोई पोजीशन आपको याद आती है तो वो भी लिख सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है। फिर है व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की ड्यूटीज़ क्या है। तो आप इसकी जो लीगल ड्यूटीज़ हैं, जो इसकी ड्यूटीज़ है क्रेडिटर के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, वो सब ड्यूटीज़ इसके अंदर आप लिख देना। तो कोई 10-12 ड्यूटी याद करके रखना कम से कम। अगर फिर भी आंसर लिखने में थोड़ा सा कम पड़ रहा और आपको ड्यूटीज़ और याद नहीं आ रही है, तो आप राइट्स लिख देना इसके, डायरेक्टर के, ठीक है। राइट्स और ड्यूटीज़ आपस में रिलेट करती हैं, पर आप राइट्स ऑफ डायरेक्टर लिख के भी, हेडिंग लिख के भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर। तो कोर्ट्स की क्या ड्यूटी है, क्रेडिटर और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। तो ये इसमें मिस मैनेजमेंट और ऑपरेशन वाला जो क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा था, वही आंसर इसमें भी आएगा। इसमें भी वही ड्यूटी है कि अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ या क्रेडिटर्स के साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है, गलत है, तो उसके लिए वो शिकायत लेके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कंपनी की एजीएम का नोटिस नहीं मिल रहा उनको, कई सालों से उनको डिविडेंड में शेयर नहीं मिल रहा है, उनको कंपनी का जो ऑडिटिंग के बाद जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसके बारे में कुछ पता नहीं लग रहा है, ठीक है, कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस में उनको दिक्कत आ रही है कि कंपनी शायद अपने बेसिक जो बिजनेस है उससे हटकर अल्ट्रा वायर्स कर रही है, तो इस वजह से, या फिर डायरेक्टर जो है सारा प्रॉफिट खुद ही ले रहे हैं, या मेजोरिटी शेयर होल्डर को सारा प्रॉफिट मिल रहा है, तो इस सब तरह की शिकायतें लेके वो जा सकते हैं। क्रेडिटर भी जा सकते हैं इसी इन्हीं शिकायत को लेके। एक और क्रेडिटर के लिए इंक्लूड हो जाती है इसमें, जब क्रेडिटर को ये लगता है कि उनको जो पैसा मिलना चाहिए, जो प्रॉमिस किया है वो ब्रीच हो जाए। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर को प्रॉमिस था कि हर साल 20,000 रुपये मिलेगा, वो नहीं मिला 2 साल से, तो ब्रीच ऑफ पेमेंट हो गया ना, तो वहाँ पे भी वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी जाने से पहले कुछ प्रोसीजर हमें पूरा करना होता है। जैसे हम शिकायत लेकर डायरेक्ट हेड मास्टर के पास नहीं जाते हैं ना कॉलेज में, सबसे पहले अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म करते हैं, सब्जेक्ट टीचर को इन्फॉर्म करते हैं जिससे क्लास में मिसबिहेव हुआ। तो इसलिए सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलने की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है, तो हमारी ड्यूटी है कंपनी के जो ऑनर होते हैं, जो मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, बेसिक शेयर होल्डर, सब्सक्राइबर जो होते हैं, जैसे 7 लोग मिलकर पब्लिक कंपनी शुरू करते हैं, तो वो 7 लोग जो फाउंडर मेंबर हैं कंपनी के, उनको इन्फॉर्म करते हैं। अगर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर हम जाते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी कि प्रिंसिपल तक शिकायत बहुत बाद में पहुँचती है, पहले क्लास टीचर, फिर हेड मास्टर, फिर उसके बाद प्रिंसिपल। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम शिकायत कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले डायरेक्टर जो हमारे क्लास टीचर थे, उसके बाद फिर हम कंप्लेंट लेके चले जाएंगे कहाँ पे, अपने हेड मास्टर के पास। तो हेड मास्टर वो डिपार्टमेंट का हेड होता है, जैसे लॉ डिपार्टमेंट का कोई एक हेड होगा, उसको हम कंप्लेंट लेके, या हॉस्टल में हमारे पास जो फ्लोर पे या कोई वार्डन होते हैं, जैसे वार्डन सबसे ऊपर लेवल हो गया, तो फिर लास्ट में हम प्रिंसिपल के पास जाकर शिकायत करेंगे। तो उसी तरह से सबसे पहले डायरेक्टर, उसके बाद वो मेंबर सब्सक्राइबर जिन्होंने कंपनी शुरू की थी, फाउंडर मेंबर, फिर उसके बाद हम शिकायत लेके जाएंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्योंकि अगर डायरेक्ट कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चले जाते हैं तो हो सकता है कोर्ट हमें डायरेक्ट कर दे कि पहले डायरेक्टर के पास जाइए, वहाँ से अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर आप वापस आ सकते हैं कोर्ट। तो इसीलिए पहले हमें प्रोसेस पूरा करना चाहिए। तो ये आपका 2022 जो लास्ट ईयर पेपर आया था वो हो गया। अगर मान लो यही पेपर आपका एग्ज़ाम में आता है तो सेक्शन बी में तो आपके गिने चुने 2 ही क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आते थे, वो दोनों आप अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन सी में अगर यही क्वेश्चन आ जाते हैं जो अभी इसमें दिख रहे हैं 5 क्वेश्चन, इनमें से आप कौन सा अटेम्प्ट करेंगे? ये पहला डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स,
फिर प्रमोटर, फिर मिस मैनेजमेंट, फिर है लीगल पोजीशन, फिर है ड्यूटीज़ ऑफ कोर्ट जो प्रोटेक्ट करती है क्रेडिटर और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट। तो 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तो कौन से 3 अटैम्प्ट करोगे आप? 9, 10 और 12 सर। प्रमोटर्स, लीगल ड्यूटीज, लीगल ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर और प्रमोटर, ये 2 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट और करेंगे। सर ये 12, 13 और 10। यस सर, बिल्कुल सही, यही करेंगे। मतलब बहुत सारे हो गए। आप करोगे कौन कौन से? प्रमोटर, 10, लीगल 12 और ड्यूटी, 13। 10, 12 और 13। ओके, ठीक है। अभी हम एक बार 2021 का पेपर और देख लेते हैं। ये 2022 का पेपर था, अब 2021 का एक बार देखते हैं पेपर। ये आ गया 2021 का पेपर। पहला सेक्शन यही है हमारा, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको मतलब आपको प्रकाश डालना है, इलस्ट्रेट करना है, इस पे कुछ रोशनी डालनी है। तो क्या होता है कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या होती है? और उसको कौन रन कर रहा है और वो कैसे, मतलब उससे ऐसे कुछ है इसका। सर एक कंपनी सर आर्टिफिशियल सैलमन वाला केस था। सैलमन वर्सेस सैलमन हैंडसम। सर आपने इसमें वो तो बताया था, इसमें क्या होता है कि कोई ऐसे कि मतलब कंपनी चला रहा है कोई, इसमें अगर वो मर जाता है तो उसका शेयर वेयर भी ऐसे ही होता है कुछ। सर एक बार ये सैलमन वाला केस ब्रीफ कर दीजिए थोड़ा सा। मैं वैसे कुछ बताता हूँ। कुछ आ रहा पहले है माइंड में, बट एक बार बता दीजिए। पहले ये सुन लीजिए, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है कि कंपनी की जो बॉडी है और जो ह्यूमन की बॉडी है वो सेपरेट है। मतलब कंपनी अपने मालिकों से अलग व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का जन्म जब हुआ जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, ठीक है। तो इसलिए ये सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने ऑनर से अलग अपनी आइडेंटिटी रखती है। उसका नाम अलग है, उसकी पहचान अलग है, उसकी लाइबिलिटीज़ अलग है, उसकी एसेट्स अलग है। इसमें जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो एक लाइन में डेफिनेशन लिख देना, दूसरी लाइन में आप ये लिखना इसके बेनिफिट क्या होते हैं। इसका बेनिफिट ये है कंपनी केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर केस हो सकता है उसके नाम से। दूसरा बेनिफिट, कंपनी अपने नाम से एसेट परचेज कर सकती है, कंपनी अपने नाम से कॉन्टैक्ट कर सकती है। ये हो गए कॉमन 2 इसके सेंस। फायदे लिख देना, ठीक है, और 2 इसके लाइबिलिटीज़ लिख देना, इसके नुकसान लिख देना, ठीक है। नुकसान क्या है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के? टैक्सेशन एक डबल हो और था जाता ना, है। हाँ, डबल टैक्सेशन, एक इसका नुकसान है, डबल टैक्सेशन हो जाता है। और सर जो हमारे एग्जीक्यूटिव मतलब बर्डन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एक तरह से बढ़ जाता है उसमें, मैनेजमेंट इसमें ज्यादा हो जाता है फिर। नहीं, इसके नुकसान क्या है? नुकसान कई बार कॉर्पोरेट वेल को भी पियर्स करना पड़ता है अंदर के सारे मिसमैनेजमेंट को देखने के लिए, तो मिसमैनेजमेंट के चांसेस काफी ज्यादा है। ये लिख सकते हैं आपको, मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन हो सकता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सेपरेट सर ये लीगल। अब कंट्रोल रहता है इसमें, सैलमन लॉस वर्सेस ऑफ सैलमन वाला, प्राइवेसी। सैलमन वर्सेस सैलमन वाला केस बता देता हूँ जो आप पूछ रहे थे। उसमें ये था कि एक सैलमन होता है जिसका शू बिजनेस होता है, इसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा होता है। एक दिन इसको ऐसा लगता है कि मुझे ना थोड़ा सा फंड बढ़ाना चाहिए, कैपिटल रेज करनी चाहिए। तो ये क्या करता है कि अपनी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने की कोशिश करता है। तो उसमें 60 मेंबर चाहिए होते हैं। तो ये क्या करता है, खुद मेंबर हो जाता है, अपनी वाइफ को बना देता है, 4 बच्चों को भी बना देता है। तो ये टोटल 4, 5, 6 मेंबर हो गए। वैसे इसमें 7 होते हैं, पर ये कहानी में इतना ही लिखा हुआ है कि 4 बच्चे, बीवी और खुद पार्टनर बन जाते हैं और कंपनी से इन्वेस्ट करा लेते हैं, लेकिन बहुत कम करवाते हैं। मतलब ये कोई 3000 करोड़ की कंपनी है जिसमें से 2900 करोड़ रुपए सैलमन के हैं, उसकी फैमिली के, बाकी 100 करोड़ पब्लिक का है। अब ये कुछ साल बाद ना कंपनी काम करना दिक्कत हो जाती है। मतलब जब ये कंपनी छोटी थी, अच्छी चल रही थी, जैसे बड़ी हुई तो कंपनी बैंक में चली गई, मतलब कंपनी के ना लॉसेस होने लगे। फिर कंपनी को बंद करने का टाइम आ गया। अब सैलमन की जो कंपनी थी, उसकी जो एसेट्स थी, उसको लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, उसने लिक्विडेशन करना शुरू किया। एसेट बिक रही थी 1000 करोड़ रुपए की, और सैलमन ने अपनी कंपनी में सिक्योर लोन दे रखा था। मतलब सिक्योर लोन था सैलमन की तरफ से कंपनी को, और वो लोन की वैल्यू थी 5 करोड़, ये मान लो थोड़ी देर के लिए।
और जो 1,000 करोड़ वैल्यू थी और 1,000 करोड़ ही रिटर्न आ रहा था एसेट्स को बेचने के लिए। अब जो एक आउटसाइडर था जिसका पैसा लगा हुआ था, उसने क्लेम कर दिया कोर्ट में जाके। सैलमन ने क्या किया, जो भी पैसा एसेट्स को बेचने से आया वो सारा अपने हेड में ट्रांसफ़र कर लिया। बोला क्यों, मैं अपने हेड में कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सिक्योर्ड लोन है। क्योंकि जब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी होता है, कंपनी को लिक्विड किया जाता है, तो सबसे पहले पेमेंट का जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं सिक्योर्ड लोन वाले, जो सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ है, तो उसकी सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ को पेमेंट मिलेगी। लेकिन ये जो आउटसाइडर होते हैं वो कहते हैं तो बेईमानी है, क्योंकि सैलमन की कंपनी थी, सैलमन ही चला रहा था, ये सब जो पार्टनर है ये भी उसकी फैमिली मेम्बर ही हैं, तो एक तरह से उसकी फैमिली की कंपनी है ये। फिर उसने उसको पैसा कहा कि मेरे को मिलना चाहिए सबसे पहला पैसा, क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ। वो कोर्ट चला जाता है, तो कोर्ट इस केस के अंदर डिसीजन ये देते हैं कि सैलमन एंड जो सैलमन कंपनी है वो डिफरेंट है, सैलमन डिफरेंट है, क्योंकि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी उस दिन से इफेक्टिव हो गई जिस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हुआ इस कंपनी को। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होते ही सैलमन अलग व्यक्ति हो गया, सैलमन एंड कंपनी अलग व्यक्ति हो गई। तो इसलिए जब सैलमन कंपनी लॉस में गई तो सबसे पहले जो पेमेंट होती है कंपनी में सिक्योर्ड लाइबिलिटीज को होती है, और सैलमन ने सिक्योर्ड लोन दे रखा था, इसलिए पहली पेमेंट का वही अधिकारी, उसी को पहली पेमेंट होगी। तो यही है सैलमन वर्सेस सैलमन वाला केस। अगर डिफाइन वन पर्सन कंपनी, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, इसमें एक ही व्यक्ति होता है चलाने वाला, सारा इन्वेस्टमेंट भी वही करता है, बेसिक सब्सक्राइबर भी यही होता है कंपनी का। अब है व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये मैंने पिछली बार आपको बताई सर ये थी होता है कंपनी कि जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है, हाँ कंपनी का बर्थ हाँ सर्टिफिकेट। कैसे उसकी उत्पत्ति और उसका मतलब सर ये भी तो होता है इसमें किसी के नाम भी तो कॉपी नहीं कर सकते ना उसमें, अगर कोई करता है तो ऐसे। हाँ, वो कंपनी के नेम क्लॉज में है। जब ये बड़े आंसर में आएगा ना सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, तब आप सब कुछ को लिखना, नेम क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और छोटा क्वेश्चन है ना, तो खाली इसमें ये डिफाइन करते हैं ना सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन क्या है। व्हाट इज रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, तो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस को मैंने फुल सिलेबस वाले नोट्स में कवर किया है। वैसे क्या होता है वैसे रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस? सर ये एक तरीके का इनिशियल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में लिखा रहता है, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा रहता है, किसको क्यों इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी मतलब आकर्षक विज्ञापन है जिसको देखने से पूरा पता लग पा रहा है, थोड़ा सा देखने से सारा पता लग जाता है, मतलब अट्रैक्टिव स्लोगन टाइप हो गया। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टर इस तरह से बनाया जाता है कि अट्रैक्ट करेगा शेयर होल्डर्स को। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो डिसएडवांटेज ऑफ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी लिख देना आप इसके अंदर, ठीक है? समझ रहे हो मैंने क्या बोला आप इसके अंदर? Yes, sir. मैंने इसमें ऐसा क्यों बोला है कि सेपरेट ऑफ लीगल एंटिटी लिख देना डिसएडवांटेज, जबकि इसमें जो डिसएडवांटेज पूछा है इनकॉर्पोरेशन की। सर कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो गई तो उसकी आइडेंटिटी तो अपने आप ही अलग हो जाएगी ना इंडिविजुअल से। इसीलिए मैंने ऐसे बोला आपको, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन की डेफिनेशन लिख देना, फिर इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस छोटा सा डिफाइन कर देना, फिर डिसएडवांटेज में सेपरेट लीगल एंटिटी के डिसएडवांटेजेस लिख देना अगर आपको इनकॉर्पोरेशन, वैसे सेम ही है वैसे तो दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका 6-7 वाला, डिफाइन कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस, व्हाट रेमेडीज ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। ये सेम क्वेश्चन पिछली बार वाला ही रिपीट हो गया, मतलब 2022 वाला है। व्हाट इज डेवेंचर, डेवेंचर क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेवेंचर क्या है जो कंपनी इश्यू करती है। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड डेवेंचर होते हैं, ठीक है, और डेवेंचर विथ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, ये भी डेवेंचर होते हैं। तो डेवेंचर्स के बारे में अगर पता हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर सेक्शन बी में आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो 6 और 7 आप अटेम्प्ट कर लेना, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में कवर है। अब हम सेक्शन सी में आके देख लेते हैं क्या है। तो ये हमारा सेक्शन सी है। हु आर प्रमोटर, प्रमोटर कौन है, एक्सप्लेन करें इनकी पोजीशन। देखो प्रमोटर यहाँ भी आया है सी सेक्शन में 21 में, और 22 में भी आया है सी सेक्शन में प्रमोटर, हो सकता है 23 में भी प्रमोटर आ जाए, तो प्रमोटर क्वेश्चन तो कर ही लेना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11 अल्ट्रा वायर्स, 22 में भी आया है, 21 में भी आया है, तो हो सकता है आपके अब भी आ जाए, तो अल्ट्रा वायरस को भी तैयार करके रखना अच्छी तरह से क्वेश्चन। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी तैयार करके रखना, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन क्या होता है, कंपनी के कॉन्टेक्ट में बताना है, बताइए।
सर ये जो लिफ्टिंग वाला है ना सर, एक बार ये बता दीजिए, मैंने रिकॉर्डिंग में भी सुना था, मुझे समझ में नहीं आया। मैं सीधा सिंपल आपको बताया था, नई नई दुल्हन जब ससुराल आती है तो घूंघट बहुत ज़्यादा करती है ना, उस घूंघट को कब हटाया जाता है? शक्ल देखने के लिए। नहीं, वो घूंघट अपने आप हट जाता है थोड़े दिन में। पहले पहले तो वो घूंघट करके घूमती रहती है ना घर में। ठीक है। कब हटता है घूंघट? सर थोड़े जब टाइम वो घर में वालों अपने से आप हट जाता है, घुलने मिलने लग जब वो जाए। थोड़ा सा हाँ घुलने मिलने लगती है जब सबसे। वो अपने एडिकेशंस को छोड़ देती है, मतलब वो बदतमीज हो जाती है। ये मजाक के सेंस में बता रहा हूँ, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। ये क्या है मतलब है, जब कंपनी अपने बायलॉज को क्रॉस कर देती है, अपने एडिकेट्स को छोड़ देती है, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाता है। जैसे मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखा हुआ है कंपनी को क्या काम करना है, कंपनी वो काम नहीं कर रही है तो कोर्ट ऑर्डर देता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर दो, कंपनी ने गलत तरीके से अपने बिजनेस को किया है, इलीगल एक्टिविटीज़ की है, शेयर होल्डर को लॉस हुआ है, तो जो उसके प्रमोटर हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं, वो अपने पर्सनल फंड में से पैसा देंगे। क्योंकि देखो कॉर्पोरेट वेल लगाया क्यों जाता है, ये जो पर्दा है ये लगाया क्यों जाता है, ये लगाया इसलिए जाता है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी या मालिक की सेपरेट, मतलब एक पर्दा है कंपनी के मालिक के बीच में और कंपनी के बीच में। ठीक है, तो एक पर्दा है दोनों के बीच में। इस पर्दे को कब हटाएंगे? जब ये महसूस होता है कि कुछ फ्रॉड हो रहा है, पर्दे के पीछे कुछ गलत काम हो रहा है, तब हम पर्दे को हटा देते हैं। बस यही है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब इसको और टेक्निकली, सर हाँ वो जो आपने हम इसको टेक्निकली किस तरीके से लिखेंगे अब? हाँ वही मैंने आपको बता रहा हूँ। टेक्निकली ऐसे लिखेंगे, जब कंपनी वायलेट कर रही है एमओएम को, मेमोरेंडम एसोसिएशन को, जब कंपनी वायलेट कर रही है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, जब कंपनी किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाए, जब कंपनी अपने ऑपरेशंस ऑफ मिसमैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशंस करने लगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ, तब जब कंपनी किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट के अंदर ऐसा कुछ करने के मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करने के लिए रिक्वेस्ट करे, तब उस कंडीशन में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर। और सर वो जो आपने एक और बताया था अल्ट्रा वायरस, अगर अपने उसके अंदर अधिकार हम क्षेत्र से बाहर जाके काम करना। जी, अगर उसके अंदर हम ऐश्वर्य वाला केस पूरा लिखाएं तो वो इनफ होगा? देखो केस लॉज लिखने से आपको 2-3 मार्क्स तो मिल सकते हैं, लेकिन ठीक है। आंसर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? अगर मैं 20 नंबर में आ गया ये, तो ठीक है। अल्ट्रा वायरस को पहले डिफाइन करोगे, फिर अल्ट्रा ठीक है। वायरस की कॉजेज लिखोगे, फिर उसके रेमेडीज लिखोगे, फिर उसके बाद केस लॉस लिखोगे। सर इस जी तरह दो का तो केस आंसर बहुत। लिखा जाता है। सर जी इलस्ट्रेशन लिख सकते हैं, आपने कहा था कल इलस्ट्रेशन भी लिख हाँ, सकते हैं। जब मान लो कि कोई केस लॉस आपको याद नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा याद है, जैसे सैलोमन वर्सेस सैलोमन, आपको नाम तो याद है लेकिन केस लॉस याद नहीं है प्रॉपर, तो सैलोमन वाला नाम मत लिखना, मिस्टर ए बी करके लिख देना। उसमें क्या होगा कि आपके केस सही हो जाएगा, मतलब मार्क्स मिल जाएंगे वो केस लॉस के बराबर है। मान लो केस लॉस के 3 मार्क्स हैं तो 3 के 3 मिल जाएंगे अगर आपका इलिस्ट्रेशन सही बैठा तो। माना सैलोमन सर सैलोमन, अगर जिसको पता हो वो तो लिख देना। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को तो पता है ना केस, अगर आप गलत लिखते हो कुछ उल्टा उल्टा सीधा लिखोगे तो वो तो समझ जाएगा कि आपने तुक्के मारे। चलिए, रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसमें? सर What is- रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन नहीं हुआ, बीच में ही हमने आपसे पूछ लिया था क्वेश्चन। वो तो मैंने आपको कल भी समझाया था, रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, अमलगमेशन क्या होता है। अमलगमेशन में 2 कंपनियां मिलकर नई कंपनी बन जाती है, मतलब गले मिलना, अमलगमेट करना। और रिकंस्ट्रक्शन में नई कंपनी नए फ्लेवर के साथ पुरानी कंपनी नए फ्लेवर के साथ आ जाती है, वो रिकंस्ट्रक्शन है। मतलब अपने में कुछ चेंजेस कर ले, जैसे नाम चेंज कर लेती है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के मार्केट में नाम का बदनाम हुआ तो वो अपने नाम को परिवर्तित कर लेती है, बाकी सब सेम ही रहता है। नई मतलब पुरानी चीज़ नए फ्लेवर में आ जाती है, नई मतलब पुरानी शराब नई बोतल में आ जाए। व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द टर्म वाइंडिंग अप? वाइंडिंग अप क्या है इन रिलेशन टू अ कंपनी, और एक्सप्लेन द वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप वाला क्वेश्चन पिछली बार भी था, इस बार भी है। उस समय कोर्ट वाला था, इस समय वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है, तो वाइंडिंग अप भी कर लेना। तो 3 क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको बता ही दिए, जैसे वाइंडिंग अप, प्रमोटर, अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन तो हो गए, इन्हीं दोनों पेपर में से डिसाइड हो गए कि 3 हमें करने करने हैं।
और देख लेते हैं भी धीरे धीरे कौन सा क्वेश्चन होता है। ये हो गया हमारा 2021 का पेपर। अब एक बार 2020 का पेपर देख लेते हैं। ये हो गया 2020 का पेपर। एक्सप्लेन ब्रीफली। बहुत महाराज है। इसमें सेक्शन लिखने पड़ेंगे, जरा एक बात बताओ। सेक्शन आपको याद हो तो जरूर लिखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता है। एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप इन्वॉल्व इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से स्टेप्स है, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगा, जो स्टेप बताएं वही आएगा। अब है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, ये आपको लिखना है इसके अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, कंपनी का मीनिंग क्या है। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या है। तो शेयर सर्टिफिकेट एक प्रमाण पत्र होता है, एक सर्टिफिकेट है जो शेयर होल्डर को ये दिखाने के लिए दिया जाता है कि उनके नाम से इतने शेयर कंपनी में रजिस्टर्ड है और इतने शेयर के वो परसेंटेज कंपनी के ऑनर है, मालिक है, और उनको डिविडेंड मिलेगा इतना परसेंट, जितने परसेंट उनके पास शेयर है। इवन उनका वोटिंग राइट भी होता है। तो इसके उद्देश्य क्या है, ये पहचान के लिए दिया जाता है ताकि हम पर्टिकुलर पहचान दें शेयर होल्डर को। और उनके इसका एक और उद्देश्य ये है कि उनको डिविडेंड मिलेगा जितने परसेंट शेयर है, और उनको वोटिंग राइट मिलता है इसी के थ्रू। और भी तरह के कुछ उनके बेनिफिट जो होते हैं वो कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए इस तरह का दिया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का क्वेश्चन अभी शॉर्ट में आ गया है। अल्ट्रा वायर्स क्या है। व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय द टर्म आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो एग्जामिन करें इस कंटेंट, उनके जो कंटेंट जो मतलब एओए के अंदर क्या कंटेंट होते हैं और किस तरह के कंटेंट इसमें शामिल है। अब है व्हाट डू यू मीन बाय द इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट क्या है, इसको क्लासिफाई करें तो इंडोर मैनेजमेंट कंपनी का आंतरिक प्रबंध होता है, जो आंतरिक प्रबंधन के लिए किया जाता है कि कंपनी की जो अंदर की जो पॉलिसीज हैं उससे आउटसाइडर को ज़्यादातर पता नहीं होता। तो मान लो कि शेयर होल्डर है या कोई डिवेंचर होल्डर है जिसने कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है, कोई क्रेडिटर है जिसने उधार दे रखा है, तो उसको ये बोल के मतलब कंपनी के मालिक ये बोल रहे हैं कि भाई हमें जो इंटरनल क्राइसिस है उसकी वजह से हमें लॉस हुआ है। तो उसको आपके इंटरनल क्राइसिस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको बाहर से देखने से पता नहीं लग पा रहा है कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर। लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ये हैं कि लगातार 3 मीटिंग से नोटिस जाने के बावजूद भी वो मीटिंग अटेंड ना कर रहा, वो मीटिंग में आया था लेकिन उसने केयरलेसली इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। चौथा, उसने कंपनी की जो ऑडिटेड रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो हर साल कंपनी अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करती है या अपने प्रोस्पेक्टस या अपने जो मैगजीन में देती है, उसने कभी उसको ध्यान से पढ़ा ही नहीं। तो वहाँ पे वो ये कह के बच नहीं सकता कि इंडोर मैनेजमेंट का मुझे डॉक्ट्रिन मिल जाए। डिस्कस द मोड एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन के क्या मोड है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। तो यहाँ पे पूरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाला फॉर्मूला लिख दें, मतलब आंसर्स लिख देना। तो ये आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया। अब डिफाइन डिटेल इन द कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, इसमें कॉर्पोरेट वेल क्यों है, लिफ्टिंग नहीं बताना इसमें, इसमें बताना है कॉर्पोरेट वेल के फायदे क्या है। तो कॉर्पोरेट वेल क्यों लगाई जाती है, ताकि मालिक और जो कंपनी है वो अलग अलग लीगल एंटिटी तैयार हो जाए, ताकि मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट हो जाए, कंपनी के ऊपर केस कर सके, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सके अपने नाम से। ये सब इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये टोटल क्वेश्चन हो गए 3, मेरे ख्याल से तीनों करीब करीब आपको आते ही थे। अब ये 9th क्वेश्चन मैंने पढ़ ही लिया था। पावर फंक्शंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। तो इस क्वेश्चन को भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मानना। चौथा क्वेश्चन, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर, ये जरूर कर लेना। रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन, ये लगातार दूसरी बार आया, यानी कि 21 में आया, 20 में भी है। ड्यूटीज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन, ये थोड़ा सा याद करने में कई बच्चों को डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको अगर छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हैं। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन दोनों में कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी 10 में पूछेगा मेमोरेंडम आर्टिकल, कभी मेमोरेंडम आर्टिकल 4 मार्क्स में पूछ लेगा सेक्शन ए में, और कभी डिफरेंशिएशन पूछ लेगा सीधा 20 मार्क्स में। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मत छोड़ना, ये आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के जो है
ये तो हमने पहले शायद कवर कर लिया है, नहीं कवर किया तो वाइंडिंग अप क्वेश्चन भी जरूर करके जाना एग्जाम में। इसमें कंपलसरी वाइंडिंग अप और वॉलेंटरी वाइंडिंग अप दोनों करना। कुछ भी पूछता है घुमा फिरा के वाइंडिंग अप में यही आंसर आना है, मतलब जहाँ पे आपको वाइंडिंग अप समझ में आ जाए वहाँ पे यही आंसर लिख देना, और नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो दोनों वाइंडिंग अप लिख देना, कंपलसरी भी और वॉलेंटरी भी। जहाँ पे आपको ये क्लियर ना आ रहा हो कौन सा वाइंडिंग अप लिखना है। ये भी हो गया आपका 2020 का पेपर था, ये 2020 दिसंबर का। 2019 में हमारा सिलेबस चेंज हुआ था, उससे पहले अगर कोई पेपर होगा तो वो ओल्ड कोर्स का होगा। 2019 में पहली बार पेपर आया था न्यू सिलेबस का। पहला क्वेश्चन है डिफाइन करना है प्रोस्पेक्टस को। हु मे बी अ मेंबर ऑफ कंपनी, कंपनी का मेंबर कौन हो सकता है। तो मेंबर होते हैं, देखो 3 तरह के मेंबर की बात होती है यहाँ पर। एक शेयर होल्डर, एक डायरेक्टर्स कंपनी के, डायरेक्टर में भी सब्सक्राइबर जो कंपनी के फाउंडर मेंबर है उन्हें सब्सक्राइबर कहते हैं, जिनसे कंपनी शुरू हुई। 2, तीसरा कौन होता है ये बताओ, कंपनी के तीसरे मेंबर कौन है। क्रेडिटर स्टेक सर। होल्डर, हाँ क्रेडिटर, डेटर, ये स्टेक होल्डर्स हैं सारे, तीसरे ये मेंबर सर होते हैं। जिनके नाम रजिस्टर में लिखे हुए हैं। हाँ, जिनके नाम रजिस्टर में लिखे हैं और जो कंपनी से किसी न किसी तरह एसोसिएट है, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, डेटर, ये सब कंपनी के मेंबर हैं। अमलगमेशन क्या होता है, समामेलन। अमलगमेशन होता है वही कंपनी को मर्जर कर रहे हैं, 2 लोग मिलके अमलगमेशन कर रहे हैं, मतलब गले मिल रहे हैं और एक हो गए। अब 2 नहीं है, वो एक है। जैसे शादी से पहले हस्बैंड वाइफ अलग अलग होते हैं, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ एक हो जाते हैं, एक के नाम से पहचाने जाते हैं। कहीं शादी में अगर जाएंगे हम किसी की, तो हम लिफाफा वाइफ के नाम का अलग और हस्बैंड के नाम का अलग देते हैं, कि एक ही देते हैं, दोनों का नाम लिख देते हैं उसके ऊपर। एक ही जाते सर। एक ही इसलिए जाता है ना क्योंकि अमलगमेशन हो चुका है इस वजह से। और अगर अमलगमेशन ना हुआ हो तो 2 अलग अलग लिफाफे ही जाएंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिविडेंड, डिविडेंड पे शॉर्ट नोट। डिविडेंड होता है कंपनी के प्रॉफिट में शेयर होल्डर का शेयर, इसे डिविडेंड कहते हैं। और डिविडेंड सिर्फ शेयर होल्डर को मिलता है या किसी और को भी मिलता है। अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया कितनी तरह के शेयर होल्डर होते हैं तो आप क्या बताओगे। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सर। बस 2 ही तरह के शेयर हैं, यस। इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दोनों में फर्क क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं मिलता, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो उनके टाइम पे जिनको हमारा जब उनसे सर्टिफिकेट इशू किया जाए तभी मेंशन करते थे 2%, 3%, 5%, वो रिटर्न मिलता है उनको। और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनके शेयर खत्म हो जाता है, रिडीम हो जाते हैं। लेकिन सर इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर सेम ही होते हैं। नहीं, अलग होते हैं, लेकिन सुनने में सेम से लगते हैं दोनों। ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में 1, ठीक है, और प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7। ये सब्सक्राइबर है, सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइबर। जैसे यूट्यूब पे हमारा चैनल मोनेटाइज कब होगा, जब 1000 सब्सक्राइबर हो आपके पास। तो कंपनी कब रजिस्टर्ड होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कराना चाहते हो तो 1 मेंबर ले आओ, आप प्राइवेट कराना चाहते हो तो मिनिमम 2 ले आओ, आप पब्लिक कराने आए हो तो मिनिमम 7 ले आओ मेंबर। इसमें कोई झंझट नहीं है, चाहे ब्लड रिलेशन के साथ क्यों ना हो, लेकिन 7 मेंबर होने चाहिए अलग अलग नाम के। अब सेक्शन बी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, देखो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का एक क्वेश्चन है ये, लेकिन बोल क्या दिया है यहाँ पे, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। अब आप इसको घबरा जाओगे ये क्या है, तो ये फायदे लिखने हैं आपको सेपरेट लीगल एंटाइटी के, बस यही है। इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी वही है क्वेश्चन। तो अब ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड अ डिवेंचर होल्डर। शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर का डिफरेंस अभी हमने ऊपर भी डिस्कस कर ही लिया। डिवेंचर होल्डर कंपनी के मालिक नहीं होते, शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। डिवेंचर होल्डर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कंपनी में रहते हैं, उसके बाद जब उनको रिडीम करा लेते हैं, मतलब रिडीम हो जाता है जब टाइम पीरियड पूरा होता है, और उनको एक रिटर्न मिल जाता है जिस रिटर्न का उनको कमिटमेंट होता है। लेकिन शेयर होल्डर जब तक कंपनी रहेगी तब तक उसके शेयर होल्डर रह सकते हैं, ट्रांसफ़र जरूर कर सकते हैं लेकिन उनकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये सेक्शन बी अगर यही वाला आता है मान लो, तो आप दोनों क्वेश्चन पहले वाले अटेम्प्ट कर लेंगे इसके,
ये दोनों क्वेश्चन ही आपको अच्छी तरह आते थे सेक्शन बी के। अब ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 9, अंडरस्टैंड बाय द मेमोरेंडम एसोसिएशन वेरियस क्लॉजेस, इसके क्लॉजेस लिखने हैं और इसका डिफरेंशिएशन करना है ओके। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, जो 3-4 क्वेश्चन बता रखे हैं उसमें। अब ये वाइंडिंग अप, ये हम बता ही चुके। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड में पहले तो जस्ट एन इक्विटेबल ही लिख देना, जैसे क्रेडिटर, मिस ऑपरेशन, ठीक है, मिस मैनेजमेंट, ये सब इसके अंदर आएगा। जस्ट एन इक्विटेबल बेसिस होते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या इलीगल एक्टिविटी, या अगेंस्ट द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, कंट्री के इंटीग्रिटी के अगेंस्ट कोई काम कर रही है कंपनी, तो जस्ट एन इक्विटेबल बेसिस पर उसका लिक्विडेशन हो सकता है। ठीक है, हमारे कोई फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके अगेंस्ट कुछ ऐसा उसने फ्रॉड कर दिया है जिससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, तो वो भी जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है। अब आगे, व्हाट डू यू मीनिंग बाय डिस्कस द काइंड्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग के कितने काइंड्स हैं। पावर्स ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर वाला मैंने पहले ही बता दिया। एक क्वेश्चन ये और कर लें, ये तो मैंने बता ही दिया, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, लेकिन एक होता ना मिस क्या था, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड ऑपरेशन माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ जो था, वो भी क्वेश्चन याद कर। ऐसे 6 क्वेश्चन ही बनेंगे, आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर ये 6 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद करके जाते हो तो डेफिनेटली आपका ना एग्जाम में अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। मेरा यही सजेशन है कि आप ये 6 क्वेश्चन जरूर करके जाओ। बाकी तो आप सारा पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी है, लेकिन एक सरसरी नज़र जितना पढ़ लिया उस पर डाल लो, और ये 6 क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से तैयार कर लो कि बहुत अच्छे आप आंसर इसके लिख पाओ। मतलब कल तक यही 6 क्वेश्चन को बार बार देखते रहो बस। कुछ और पूछना है इन 6 क्वेश्चन में तो पूछ लो, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना है आपको तो एक्स्ट्रा कुछ पूछना एक बार 6 क्वेश्चन रिपीट कर दे, नेम बताओ जिस जिसको याद है। एक एक क्वेश्चन सब बताते जाओ। एक तो सर डायरेक्टर एक वाला बार मैंने ग्रुप बोला में था, डाल दी, सर ग्रुप में डाल दीजिए, थोड़ा इजी रहेगा फिर। वो कोई भी आप में से लिख के डाल देना, मुझे तो एग्जैक्ट याद नहीं। मैंने जब सजेशन दिया था, रिकॉर्डिंग तो मैं डालूंगा ही, इस रिकॉर्डिंग में आपको दोबारा सुनने को मिल ही जाएगा। फिर भी एक बार सर एक तो रिवाइज आपने कर लो। प्रमोटर्स बोला था। मैं एक एक करके बोलता हूँ। एक तो हमने डायरेक्टर्स बोला है, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोजीशन ऑफ जी। डायरेक्टर, ठीक है। और एक मैंने बोला था आपको कॉर्पोरेट वेल, अल्ट्रा वायर्स, 3 हो गए। प्रोस्पेक्टस, प्रमोटर, 5 हो गए। और कौन सा रह गया बताओ। मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंशिएशन है। इसके अलावा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और सेपरेट लीगल एंटिटी, ये टोटल 8 क्वेश्चन हो रहे हैं। सर एक सेकेंड, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटीज। टोटल 8 टॉपिक हो गए। सर एक और भी था ना, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप, हाँ वो भी करना है, वो तो जरूरी करना है, वो तो मेन क्वेश्चन में रख लो आप वाइंडिंग अप, बस इन्हीं को ही कर लेना। इसमें से भी आप ना सारे ना कर पा रहे हो तो 6 ही सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। सर ये तो 9 ही हुए ना। हाँ तो मतलब ये तो कर इसमें लेंगे से सर, भी इतना तो। आप 6 कर लो शॉर्ट, और उनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लो। सर मेरे को बस ये जो सेपरेट लीगल एंटिटीज है ना, ये नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ये क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको, ये तो सबसे इजी टॉपिक है। ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है सर मुझे। सर लियन का मतलब क्या होता है? इसका लीगल का, लियन 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 क्या है मुझे नहीं पता। राइट ऑफ लियन में सर हम लोग ने ये पढ़ा था ना कि किसी सामान को गिरवी रख दिया और हमने फिर उसका पैसा भी नहीं दिया, तो सामने वाला उस सामान को सीज करके रख लेगा, तो उसको राइट ऑफ लियन कहते हैं। ठीक है, आप बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, इतनी ही चीज़ें ये पढ़ लो बस। 8 टॉपिक पढ़ लो या 9 टॉपिक जो हुए इनको पढ़ लो, इनमें से भी कम कर सकते हो, 6 कर लो, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको लग रहे हैं। सर एक माइन्यूट वाला क्वेश्चन था। कौन सा? माइन्यूट करके था, वो जो आपने नोट्स दिए थे ना क्लास वाले, माइन्यूट बुक करके था। मिनट्स तो नहीं था, मिनट्स वाला, हाँ मिनट्स वाला। मिनट्स ऑफ मीटिंग वो इम्पोर्टेंट है? नहीं। सर अगर ये लीगल एंटिटीज छोड़ दे तो चलेगा? लेकिन लीगल एंटिटी छोड़ दोगे तो ये कभी 4 में आएगा, कभी आपको परेशान करेगा 10 में, फिर कैसे चलेगा काम। सीधी सी बात है कि कंपनी की आइडेंटिटी अपने मालिक से अलग है, इसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी।
नहीं ठीक समझ है में आ सर, रहा ठीक तो है ऐसे इसमें समझ लेना। सर आ गया, ठीक है। ठीक है, एक और चीज है इसके अंदर इसमें समझने के लिए। सैलमन वाला केस लिख देंगे। हाँ, सैलमन वाला लिख सकते हैं। एक और ठीक है, था ली वर्सेस ली एयरक्राफ्ट लिमिटेड। सर इसमें क्या था ठीक है। लीवर? हाँ सर, ली इसमें भी वर्सेस बता दो। ली वर्सेस ली एयरक्राफ्ट लिमिटेड में ये था कि ली की एक कंपनी थी, ली एक पायलट था, तो पायलट अपनी एक कंपनी शुरू कर लेता है, ठीक है, ली एंड एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से। उसमें वो क्या करता है कि खुद डायरेक्टर बन जाता है कंपनी के अंदर, और खुद ही कंपनी का पायलट भी रहता है, मतलब और 2-3 प्लेन और खरीद लेता है और लोगों से इन्वेस्ट करा लेता है पैसा। अब एक दिन वो अपना प्लेन उड़ा के जा रहा होता है, जब वो फ्लाइट चला रहा था, मतलब एयर बस चला रहा था, जिसमें लोग बैठे होते हैं, उसका क्रैश हो जाता है और वो मर जाता है। तो उसकी बीवी जो होती है ली की, वो कंपनी पे क्लेम करती है कि मेरे हस्बैंड आपकी कंपनी में नौकरी कर रहे थे एज ए डायरेक्टर, उनको सैलरी मिल रही थी, तो मुझे कंपनसेशन चाहिए, वर्कमैन कंपनसेशन। तो वर्कमैन कंपनसेशन का तो रूल है ना कि अगर वर्कर किसी की डेथ हो जाती है काम करते हुए वर्क के अकॉर्डिंग और वर्किंग कंडीशन में, और एम्प्लॉयर की वजह से, एम्प्लॉयर ने ड्यूटी दे रखी है उसकी वजह से, तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी के जो बाकी लोग होते हैं उसको ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई ली तो खुद ही कंपनी का मालिक भी है, तो उसको किस बात का कंपनसेशन, वो तो एम्प्लॉयर अपने आप को कंपनसेशन कैसे दे देगा, मालिक खुद अपने आप कंपनसेशन नहीं दे सकता ना। तो ये कोर्ट केस में जाता है, और सॉरी केस कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट ये कहती है कि ली जो था कंपनी का सर्वेंट भी था, क्योंकि वो सैलरी ले रहा था पायलट की कंपनी से, तो इस वजह से अगर वो जिस समय प्लेन उड़ा रहा था उस समय वो एज ए पायलट का रोल प्ले कर रहा था, तो इसलिए उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो बाद में कुछ कंपनसेशन उसको मिल जाता है, जितने भी करोड़ों का कंपनसेशन होता है वो उसकी वाइफ को, और साथ में उसकी वाइफ को उसके शेयर भी मिल जाते हैं ली के, तो वो मालिक भी बन जाती है और कंपनसेशन भी ले लेती है। ये था ली वर्सेस ली एयरक्राफ्ट लिमिटेड। चलिए, ओके, बाय। हाँ सर, बेस्ट ऑफ थैंक यू लक, सर। अच्छी तरह से एग्जाम देना, और यही क्वेश्चन कर लो बार बार, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो। आप कुछ नई चीज़ ठीक को है, मत पढ़ना, आप किसी भी नए ठीक है टॉपिक को सर। मत पढ़ना, कोई डराए भी सर तो भी मत पढ़ना कि ये ज़रूर आएगा, तो भी मत पढ़ना। जितना पढ़ लिया उतना ही परफेक्ट कर लो, बस बहुत है। ठीक है सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू सर। मैं अकाउंट मुबारक हो। थैंक यू सर। आप सभी को भी। अभी कल आप